हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रेक डाउन ऑफ पायरुविक एसिड। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ग्लाइकोलिसिस। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग ग्लाइकोलिसिस के बारे में जान लेते हैं कि ग्लाइकोलिसिस होती क्या है। तो जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस थी, हम लोगों ने देखा था किस तरह से ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा था, जो कि 6 कार्बन का ग्लूकोज था। ये 6 कार्बन का ग्लूकोज ब्रेक हो रहा था पायरुविक एसिड में, और ये जो पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल था ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल था। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि ये जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है, जिसमें पायरुविक एसिड बनता है ग्लूकोज से, ये प्रोसेस सेल के साइटोसोल में होती है। तो आज हम लोग देखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में पायरुविक एसिड तो बन गई साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में। अब इस पायरुविक एसिड का होता क्या है? तो सबसे पहली बात, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है, हम लोग जान लेते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ पायरुविक एसिड मीन्स अब इस पायरुविक एसिड का ब्रेक डाउन होगा। चलिए ये भी मान लेते हैं कि पायरुविक एसिड का ब्रेक डाउन होगा मीन्स पायरुविक एसिड टूटेगी। अब पायरुविक एसिड टूटेगी तो उसमें क्या ख़ास बात है कि पायरुविक एसिड टूटेगी? क्या रोल होगा, किस चीज़ का रोल होगा जिससे पायरुविक एसिड टूटेगी, और हम इसी को स्टडी करेंगे आज के अपने इस लेक्चर में। ओके, नाउ सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ पायरुविक एसिड। अब जो पायरुविक एसिड का टूटना है वो डिपेंड करता है फेट पर, ठीक है। यहाँ पर फेट नहीं है बच्चे, फेट है, ठीक है। फेट मतलब क्या होता है? फेट मीन्स होता है कि उसकी किस्मत के ऊपर डिपेंड होगा कि आखिर में होता क्या है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर है फेट। ओके, तो पायरुविक एसिड के फेट पर डिपेंड करता है। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होती है तो पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन से डिफरेंट प्रोडक्ट बनता है। ऑक्सीजन की एब्सेंस में पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन दूसरी तरह से होता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन 2 तरह से होता है। एक तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो अगर पायरुविक एसिड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट रही है तो उसको बोलेंगे एरोबिक ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? एरोबिक ऑक्सीडेशन। अब इस एरोबिक ऑक्सीडेशन में पायरुविक एसिड ब्रेक हो करके क्या फॉर्म करती है? पायरुविक एसिड के ब्रेकडाउन होने से फॉर्मेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का। क्लियर हो रही बात? मीन्स ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में जो पायरुविक एसिड हमें ऑब्टेन हुआ था, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुविक एसिड रिएक्शन करेगा मीन्स एरोबिक ऑक्सीडेशन होगा, तो ये पायरुविक एसिड ब्रेक हो जाएगा या फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को। अगर पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की एब्सेंस में रिएक्शन करता है, ओके, अगर पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की एब्सेंस में रिएक्शन करता है तो उस तरीके का रिस्पिरेशन क्या कहलाएगा? एन एरोबिक रिस्पिरेशन। क्या कहलाएगा बच्चे? एन एरोबिक रिस्पिरेशन। मीन्स एन एरोबिक रिस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर फर्मेंटेटिव मेटाबॉलिज्म भी होता है पायरुविक एसिड का। हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, कुछ ऐसे फंगस हैं जो पायरुविक एसिड का क्या करते हैं? फर्मेंटेशन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे या कह सकते हैं बात करेंगे किसकी? एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड की। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड में क्या होता है। मीन्स कि जब पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक होता है तो उस कौन कौन सी रिएक्शन होती है और क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है। तो एरोबिक ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व ऑफ पायरुविक एसिड 3 प्रोसेस। तो पायरुविक एसिड की जो एरोबिक ऑक्सीडेशन होती है उसमें 3 प्रोसेस होती है। एक तो सबसे पहला आप लोग देख रहे हैं डी कार्बोक्सिलेशन, ओके,
डी कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकलेगा, कैसे निकलेगा वो हम लोग देखेंगे। एंड डिहाइड्रेशन, ठीक है, तो डी कार्बोक्सिलेशन होगा और डिहाइड्रेशन होगा पायरुविक एसिड का। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि एरोबिक ऑक्सीडेशन जब होता है तो 3 स्टेप होते हैं पायरुविक एसिड का। जब एरोबिक ऑक्सीडेशन होता है तो ये प्रोसेस 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। एक तो डी कार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रेशन, दूसरा क्रेब्स साइकिल, थर्ड इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जिस टॉपिक की बात करेंगे यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रेशन की। ओके, अब होता क्या है कि हम लोगों ने देखा था कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में पायरुविक एसिड बना था। अब ये पायरुविक एसिड बन तो जाता है, लेकिन जो एरोबिक रिस्पिरेशन होना होता है, मींस एरोबिक ऑक्सीडेशन आगे की तरफ जो बढ़ता है, एरोबिक रिस्पिरेशन, ये सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ओके, और हम लोगों ने अभी देखा कि पायरुविक एसिड 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। अब ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर सेल से अंदर तो इंटर कर जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन से होकर मैट्रिक्स में नहीं जा पाता। मींस कि इस पायरुविक एसिड को अभी और ब्रेक होना है ताकि ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में इंटर कर जाए, जहाँ पर क्रेब्स साइकिल को परफॉर्म होना है। अब उसके लिए क्या प्रोसेस होती है हम लोग उसको देखेंगे। ओके, तो डी कार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रेशन में क्या होता है। तो सबसे पहली लाइन क्या बोल रही है, पायरुविक एसिड प्रोड्यूस इन साइटोप्लाज्म। अभी हमने आप लोगों को बताया कि पायरुविक एसिड जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रोड्यूस होती है थ्रू ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस के दौरान पायरुविक एसिड सेल के साइटोप्लाज्म में प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और फिर इसके बाद इसको माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ये डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू इंटर होती है। ओके, नेक्स्ट क्या बात करेंगे कि सबसे पहले इस पायरुविक एसिड को एक्टिवेट होना होता है। मींस जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ पायरुविक एसिड। अब एक्टिवेशन ऑफ पायरुविक एसिड के लिए क्या क्या होना होता है, देखिए NAD और कोएंजाइम A। क्या बेटा, NAD एंड कोएंजाइम A ये रिएक्ट करता है पायरुविक एसिड से। जब पायरुविक एसिड से NAD और कोएंजाइम A की रिएक्शन होती है तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। क्या होता है बच्चे, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। अब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से क्या मतलब है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा और साथ ही साथ डीकार्बोक्सिलेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। ठीक है, तो इन दिस रिएक्शन अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। ठीक है, अब पायरुविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल क्या होगा, रिलीज होगा, और इसी टाइम पर जो NAD रिएक्ट कर रही थी पायरुविक एसिड से, ठीक है, NAD का रिड्यूस होगी। NAD किस में रिड्यूस हो जाएगी, NAD.2H में रिड्यूस हो जाएगी, और साथ ही साथ इससे फॉर्मेशन होगा एसिटिल कोएंजाइम A का। बातें समझ में आई बच्चे, यानी कि पायरुविक एसिड का एक्टिवेशन होता है और फिर पायरुविक एसिड रिएक्ट करता है NAD और कोएंजाइम A से। जब पायरुविक एसिड NAD और कोएंजाइम A से रिएक्ट करता है तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन जब पायरुविक एसिड का होता है तो इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और साथ ही साथ NAD रिड्यूस होता है NAD.2H में, और फॉर्मेशन होता है, हमको प्रोडक्ट मिलता है एसिटिल कोएंजाइम A। ये एसिटिल कोएंजाइम A जो है ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है जो ईज़िली इंटर कर जाता है कहाँ, मैट्रिक्स में। लेकिन यहाँ पर जो अभी हम आप लोगों को आगे रिएक्शन दिखाने वाले हैं,
ये क्रेब्स साइकिल का पार्ट नहीं होती है, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन स्पेस यानी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच वाला स्पेस है, वहाँ पर ये प्रोसेस होती है। ओके, दिस इज़ इन फैक्ट द लिंक रिएक्शन बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। तो हम इस रिएक्शन को क्या कह सकते हैं बच्चे? लिंक है, जोड़ कर रखता है किसको? ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को। ग्लाइकोलिसिस साइटोसोल में होती है या साइटोप्लाज्म में होती है, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। जबकि डीकार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रेशन की प्रोसेस जो होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन स्पेस में होती है, और इस प्रोसेस में 5 कोफैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। कितने कोफैक्टर इन्वॉल्व होते हैं बच्चे? 5 कोफैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। अब वो 5 कोफैक्टर कौन कौन से हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिख रहा है पायरुविक एसिड, जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। 1 2 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ये रिएक्ट कर रहा है कौन से एंजाइम से बच्चे? कौन से एंजाइम से रिएक्ट कर रहा है? एसिटिल कोएंजाइम ए से। ठीक है, किससे रिएक्ट कर रहा है? कोएंजाइम ए से रिएक्ट कर रहा है, और कोएंजाइम ए से रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा? एसिटिल कोएंजाइम ए बनाएगा। ठीक है, तो पहला फैक्टर क्या हो गया? कोएंजाइम ए। दूसरा फैक्टर यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व है? NAD। ओके, अब थर्ड फैक्टर क्या होता है? यहाँ पर आपको दिख रहा है मैग्नीशियम आयन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फोर्थ फैक्टर यहाँ पर क्या है? La दिख रहा है ना, इस La का मीन्स है, क्या मीन्स है? लाइपोइक एसिड। क्या मीन्स है बच्चे? लाइपोइक एसिड भी इन्वॉल्व होता है। और साथ ही साथ जो यहाँ पर फिफ्थ फैक्टर है वो TPP है। TPP का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, TPP मतलब थियामीन पायरोफॉस्फेट। थियामीन पायरोफॉस्फेट। ठीक है, क्या है बच्चे? थियामीन पायरोफॉस्फेट। तो कौन कौन से 5 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन पायरुविक एसिड के? तो 5 फैक्टर जो है वो कौन कौन से बच्चे? 5 फैक्टर है। एक तो कोएंजाइम ए, दूसरा NAD, थर्ड इज़ लाइपोइक एसिड, एंड फोर्थ इज़ मैग्नीशियम एंड फिफ्थ इज़ थियामीन पायरोफॉस्फेट। ठीक है, इन 5 फैक्टर की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन स्पेस में जो रिएक्शन होती है उसमें होता क्या है कि पायरुविक एसिड रिएक्ट करता है कोएंजाइम ए से। ठीक है, जिससे फॉर्मेशन होता है एसिटिल कोएंजाइम ए का। साथ ही साथ यहाँ पर NAD रिड्यूस हो जाती है NAD.2H में, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब देखिए, ये जो प्रोसेस होती है एक एंजाइम की प्रेजेंस में होती है। उस एंजाइम का नाम क्या है? उस एंजाइम को कहते हैं पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में होता है बच्चे? पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज में होता है। बात समझ में आई? तो जो एरोबिक ऑक्सीडेशन होता है पायरुविक एसिड का, उसका ये सबसे पहला पार्ट है डीकार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रेशन, जो कहाँ पर होता है? ये इंटरलिंक है किसके बीच का? ग्लाइकोलिसिस और ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच का। ग्लाइकोलिसिस सेल के साइटोप्लाज्म में होती है, और क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। अब ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में जो पायरुविक एसिड बनता है वो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन से तो इंटर कर जाता है अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन इनर मेम्ब्रेन से होते हुए मैट्रिक्स में नहीं जा पाता। इसके लिए इसको और छोटा होना पड़ता है, और उसके लिए इनर मेम्ब्रेन स्पेस, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे होता है ना,
ये मान लीजिए इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, इनके बीच में जो स्पेस होता है ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे? ये वाला स्पेस इनर मेम्ब्रेन स्पेस कहलाता है। और इसी स्पेस में होती है डीकार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रेशन, ठीक है, जिसमें क्या होता है पायरुविक एसिड कोएंजाइम ए से रिएक्ट करके एसिटिल कोएंजाइम ए बनाता है, NAD रिड्यूस होकर के NAD.2H बनाता है और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ये प्रोसेस जिस एंजाइम की प्रेजेंस में होती है उसको पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। और इसमें इस प्रोसेस में या इस रिएक्शन में 5 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से? एक तो कोएंजाइम ए, दूसरा NAD, थर्ड इज M2+ यानी मैग्नीशियम आयन, और फोर्थ क्या होता है लाइपोइक एसिड, और फिफ्थ फैक्टर क्या होता है TPP यानी थियामीन पायरोफॉस्फेट। ओके, अब ये जो एसिटिल कोएंजाइम ए बना है ये ईज़िली माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन से होते हुए उसके मैट्रिक्स में चला जाएगा और यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होगी क्रेब्स साइकिल की, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है ये, आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा। और क्रेब्स साइकिल से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों से नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि मेरा चैनल भी आगे बढ़ सके। ओके, थैंक यू सो मच।